पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। इससे दो बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं। पहली कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और दूसरी रीबैलेंसिंग। इसका मतलब हम डिफरेंट एसेट क्लास को एक एक निश्चित बेंचमार्क डिसाइड करते हैं कि इसमें कितना परसेंट कौन सा एसेट क्लास होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यदि वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, इसका मतलब कोई एसेट क्लास का प्रोपोर्शनेट शेयर अधिक हो जाता है या कम हो जाता है फ्रॉम द बेंचमार्क, तो हम उसको फिर वापस ओरिजिनल बेंचमार्क पे लाते हैं। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। और आज हम चर्चा करेंगे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, और इसके लिए हमने पिछले 15 साल का मार्केट डाटा के बेसिस पे हमने ये एनालिसिस की है कि यदि हम रीबैलेंस करें पोर्टफोलियो को या रीबैलेंस नहीं करें, तो दोनों ही स्थितियों में हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, और उसके असर देखने के बाद हम ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, या हमें जैसे मार्केट फ्लो करता है उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को छोड़ देना। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बीच कम से कम एक बात पे एग्रीमेंट है, वो ये है कि इन्वेस्टर्स को अपने सारे फंड एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट को कई एसेट क्लास में एलोकेट करना चाहिए। और नॉर्मल कोर्स में एसेट क्लास की बातें जब होती हैं तो वो नॉर्मल कोर्स में इट इज डेट एंड इक्विटी। हालांकि एक बात पर डिसएग्रीमेंट है, वो ये है कि इसमें एलोकेशन का परसेंटेज क्या होना चाहिए। इस बारे में हर फाइनेंशियल एनालिस्ट के अपने विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेट इक्विटी में 50-50 एलोकेशन होना चाहिए, कुछ कहते हैं 40-60 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 60-40 होना चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ और है। मेरे विचार से इक्विटी परसेंटेज में जो एलोकेशन होना चाहिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज 100 माइनस योर एज। यदि आप 30 ईयर्स के हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब 100 माइनस 30 मीन 70। आपको 70% एलोकेशन आपको इक्विटी में करना चाहिए, और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है इक्विटी का परसेंटेज कम होता जाएगा और डेट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अब मैंने अपने आज मैं अपना यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स देख रहा था, और हमने देखा उसमें कि हमारे 60% व्यूअर्स जो है उनका एज ग्रुप इट कम्स बिटवीन 25 to 44 ईयर्स। और हमने माना कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका एज ग्रुप एवरेज 30 ईयर्स है, और उस हिसाब से यदि 30 ईयर्स का एज का हमारा व्यूअर्स हैं तो उन्हें इक्विटी में 70% इन्वेस्ट करना चाहिए और डेट में 30%। ये मेरा व्यूज है। हो सकता है आपके विचार हमसे ना मिलते हों, बेहतर है आप देख लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि 70% इक्विटी में और 30% डेट में इन्वेस्ट करें। और हमने माना कि 70% मीन 100 रुपए में 70 रुपए हमने इक्विटी में जमा किया और 30 रुपए हमने डेट में जमा किया। और इक्विटी में भी जो इन्वेस्ट किया हमने 70 रुपए, उसमें डिफरेंट कैप में, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप का पिछले एक साल का रिटर्न 22%, मिड कैप का 28% और स्मॉल कैप का 30% है। अब देखें, 70 रुपीज को हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में दिया, और हमने देखा, हमने माना कि वेटेड एवरेज रिटर्न जो पिछले एक साल का इक्विटी का है इट वुड बी अराउंड 26%, और 70 रुपए का 26% यदि रिटर्न होगा तो दैट अमाउंट वुड बी 88 रुपीज। इसी हिसाब से डेट का पिछले एक साल का रिटर्न इट वाज 11%, और 30% का 11% यदि रिटर्न मिलेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 33 रुपए। अब आफ्टर 1 ईयर जो 100 रुपए थे उसकी वैल्यू 80 प्लस 33 हो गई, मींस 121 रुपीज हो गई। और यदि परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, इसका मतलब इक्विटी 73% हो गया और डेट 27% हो गया। अब सवाल यह है इसको हमें रीबैलेंस करना है। हम रीबैलेंस इसको कैसे करें? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसी एग्जांपल को कि हमारा
जो व्यूअर्स है, जो इन्वेस्टर्स है हमारा, उसकी एज 30 ईयर्स है। वो आज से 1 साल पहले 10 लाख रुपए उन्होंने जमा किया था, चूंकि एज के हिसाब से, और जो फार्मूला हमने दिया है उस फार्मूला को वो फॉलो करता है। और 10 लाख में से 7 लाख रुपए उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और 3 लाख रुपए उन्होंने डेट पे इन्वेस्ट किया। और आफ्टर 1 ईयर इक्विटी का 26%, ये 7 लाख हो गए 8,82,000 और डेट हो गए 3 लाख के 3.3 लाख। और इसके हिसाब से ये 10 लाख जो हैं ये पूरे हो गए 12.15 लाख, मीन्स 8.82 प्लस 3.33 इट वुड बी 12.15 लाख। अब देखते हैं कि 12,15,000 में से 8,82,000 इक्विटी के और 3,30,000 डेट के हैं, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 73% होता है इक्विटी और 27% होता है डेट। अब हमें इसको रीबैलेंस करना है। रीबैलेंस के लिए हमें यह करना होगा कि इस 73% को 70% में लाना होगा, इस 27% को 30% में लाना होगा, बिकॉज 70-30 हमारा बैलेंसिंग बेंचमार्क हमने मान के रखा हुआ है। इसके लिए 3% हमें सेल करना पड़ेगा इक्विटी से, और वो अमाउंट आता है 31,500 रुपए। मीन्स इक्विटी में से 31,500 रुपए हम सेल करेंगे और परचेस कर लेंगे हमने डेट 31,500 रुपए का। और ये करने के बाद, सेल परचेस करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे इक्विटी का पोर्शन हो जाएगा 8,50,500 और डेट का हो जाएगा 3,64,500। और यदि परसेंटेज देखेंगे तो ये 70% हो जाएगा और ये 30% हो जाएगा। मीन्स जो बैलेंस बेंचमार्क था उसको हमने रीबैलेंस कर दिया। रीबैलेंसिंग का तरीका ये। अब सवाल ये उठता है कि ये रीबैलेंसिंग इतना माथापच्ची मुझे क्यों करना। इस बात को समझने के लिए हमने पिछले 15 साल का मार्केट का डेटा लिया हुआ है, और उसमें हमने देखा है कि एक केस में हमने, एक एग्जांपल में हमने, एक ऑप्शंस में हमने कोई रीबैलेंसिंग नहीं की है। जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा था उसी हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करता गया। और दूसरे केस में हमने बेंचमार्क 30-70 के रेशियो के हिसाब से हमने रीबैलेंस किया। तो देखते हैं कि पिछले 15 साल के हिसाब से हमें आज के दिन में उसकी वैल्यू अलग अलग क्या होती है, और ये देखने के बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें रीबैलेंसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमने पिछले 15 साल का निफ्टी 50 और निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 10 इयर्स का बेंचमार्क इंडेक्स लिया हुआ है पिछले 15 साल का, मीन्स दिसंबर 2007 से लेके दिसंबर 2022 का। ये लेने का पर्पस ये तक हमने माना है कि निफ्टी 50 इज द इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द इक्विटी, हम मान के चलते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 इयर्स बेंचमार्क इंडेक्स जो है इट इज जस्ट रेप्लिका ऑफ द डेट फंड। और ये इंडेक्स दिसंबर 2007 से दिसंबर 2022 का, मतलब ये डाटा 31 दिसंबर, हर साल के 31 दिसंबर का है। और इसमें हम देखते हैं कि दिसंबर 2007 में निफ्टी इट वाज 6139 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स 10 इयर्स बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स जो था ये 866 था। और हमने माना कि 31 दिसंबर 2007 को हमने पूरे 100 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट करने की सोची। और चूंकि हमारा बेंचमार्क इंडेक्स जो स्टैंडर्ड माना हुआ है वो 70-30 का है, तो हमने 70-30 के हिसाब से 70 रुपए हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया और 30 रुपए हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। और हमने ये मेंटेन कर दिया 70-30 का एसेट एलोकेशन। हालांकि ये एग्जांपल वो एग्जांपल है जिसमें हम बैलेंसिंग नहीं करनी है, लेकिन इनिशियली में 70-30 का इन्वेस्ट इसमें किया हुआ था। और जब हम देखते हैं 2008 और 9 का डेटा, तो हम देखते हैं कि निफ्टी 50 2008 में ऑलमोस्ट 50% के आसपास डाउन हो गया। उसके बाद अराउंड 35-40% फिर ये अप हुआ। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये 2007 से 8 में अप हुआ और 8 से 9 में फिर ये डाउन हो गया। उस हिसाब से देखते हैं कि 2007 में जो 70 रुपए जमा किए थे इक्विटी में, वो कम होके 34 रुपए हो गए। और 30 रुपए जो डेट पे जमा किए थे वो बढ़ के 36 रुपए हो गए। और 100 रुपए कम होकर 70 रुपए हो गए। और इसका परसेंटेज जो है 48 और 52% हो गया। और वही फिगर 2009 में 34 से बढ़ के ये 59 रुपए हो गए और 36 से कम होकर ये 31 रुपए हो गए और 70 रुपए बढ़ गए के 91 रुपए। परसेंटेज वाइज 65
35। और इस हिसाब से यदि दिसंबर 2022 तक हम उसी फ्लो में इसको छोड़ दें बिना कुछ रिबैलेंसिंग किए हुए, तो हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मींस 31 दिसंबर 2022 को जो 100 रुपए दिसंबर 7 में हमने जमा किए थे वो ग्रो करके 273 रुपए हो गए। ये तो इस केस में है जब हमने रिबैलेंसिंग नहीं की, अपना इन्वेस्टमेंट को 70-30 में एक बार इन्वेस्ट कर दिया और जिस हिसाब से मार्केट फ्लो कर रहा था उसी के फ्लो में हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहा था विदाउट एनी रीबैलेंसिंग, कोई चेंज नहीं किया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये रीबैलेंसिंग को मेंटेन किया 70-30। 70-30 मीन 70% इक्विटी और 30% डेट, मीन 70% निफ्टी 50 में और 30% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इसके लिए हमने देखा कि दिसंबर 2007 में यहां भी हमने 70 और 30 जमा किए हुए थे और यहां भी हमने 70 और 30 जमा किया और मेंटेन किया 70-30 का हम परसेंटेज एलोकेशन इन निफ्टी 50 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो 10 ईयर्स का इंडेक्स था। अब अगला चीज, नॉर्मल कोर्स में ये 70 रुपए कम होकर 34 रुपए हो गए और 30 रुपए बढ़ के डेट के ये 36 रुपए हो गए, टोटल 70 रुपए हो गए। मीन्स एक साल के बाद ये 100 रुपए 70 हो गए। और यदि इसको इसी अंदाज में छोड़ दें तो परसेंटेज जो है इक्विटी का 48% और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस डेट का 52% होता है। हमें चूंकि ये रीबैलेंसिंग का मामला है, हमें रीबैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब 48 को इंक्रीज करना पड़ेगा 70 तक और 52 को डिक्रीज करना पड़ेगा 30 तक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि 36 रुपीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है इसमें से कुछ पोर्शन सेल करना पड़ेगा और उस पोर्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इक्विटी मींस इक्विटी हमको परचेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमने 36 रुपए जो डेट के थे इसमें से 15 रुपए हमने सेल कर दिए और इक्विटी का डेट का पोर्शन रह गया 21 रुपए और वो 15 रुपए हमने इक्विटी में ऐड कर दिए, इक्विटी परचेस कर लिया और इक्विटी 34 से बढ़ के ये 49 हो गया। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि इक्विटी में 49 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 21, ये 70 रुपए हो गए जो कि एक साल के बाद बने हुए थे और इसका जो मेंटेन था 70-30 वो हमने मेंटेन कर लिया। अब देखते हैं दिसंबर 2009 मींस इसके एक साल के बाद क्या होता है। अब देखिए दिसंबर 2008 में जो 49 रुपए इक्विटी के थे वो ग्रो करके 84 रुपीज हो गए और 21 रुपए जो डेट के थे वो कम होके 20 रुपए हो गए। यदि ऐसा मैं छोड़ दूं कि 84 रुपए इक्विटी के और 20 रुपए डेट के मींस 104 रुपए, तो ये फिर इम्बैलेंस हो गया। हमें इसे फिर रीबैलेंस करना है और उस रीबैलेंस करने के लिए 84 रुपीज में से 11 रुपीज हमने सेल कर दिया इक्विटी में से और वो सेल करके हमने ऐड कर दिया डेट में और डेट जो है 20 रुपए से बढ़ के 31 रुपए हो गए। इसका मतलब हमने जो रिबैलेंसिंग की 84 में से माइनस सेल कर दिया 11 रुपए, इक्विटी बच के 73 रुपए और वो 11 रुपए हमने ऐड कर दिया डेट में, वो 20 से 31 हो गए। मींस 2009 में जो एक्चुअल इक्विटी एलोकेशन जो होगा वो हो जाएगा 73 इक्विटी में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 31। टोटल जो 104 रुपए थे 2009 में वैल्यू वही रही, केवल हमने इसका एलोकेशन को रीबैलेंस कर दिया। और इस हिसाब से हम जब देखते हैं पूरे इसी हिसाब से हम यदि बैलेंस करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मींस दिसंबर 2022 को वो वैल्यू बढ़कर 321 रुपए हो गए जो कि दिसंबर 2007 में ये 100 रुपए थे। हालांकि इससे एक बात तो दिखती है कि जब हमने रीबैलेंस नहीं किया था तो वो वैल्यू 273 रुपए ही थी, जबकि रीबैलेंस किया तो 321 रुपए थी। ये निर्णय लेने के पहले कि रीबैलेंसिंग बेटर है, कुछ और फैक्टर्स पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। हमने यहां देखा कि निफ्टी 50 में जो वेरिएशन है यहां 50% डाउन, 40% अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप, फिर 20-21 में ये 13,981 से लेकर कोरोना पीरियड में 17,354। हम इसमें ये देखते हैं, इससे ये मुझे समझ आता है कि पिछले 15 साल में 2007 से लेकर दिसंबर 2022 तक में कई सारे फेज इकोनॉमी में आई। 2007-8 में सब लेंडिंग प्राइम आई थी, 2019-20 में कोरोना पीरियड आया था, 2015 में भी एक झटका लगा था इक्विटी मार्केट को। इसका मतलब पूरे 15 साल में जो कि नॉर्मल मूवमेंट किसी भी स्टॉक मार्केट का किसी भी मार्केट का है कि अब भी जाए
डाउन भी जाए, अपवर्ड भी जाए, साइडवेज भी जाए, डाउनवर्ड भी जाए। ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता कि मार्केट हमेशा 10 साल के लिए अपवर्ड मूवमेंट में रहे, या मार्केट हमेशा 10 साल के लिए डाउनवर्ड मूवमेंट में रहे, या 10 साल के साइडवेज में रहे। मार्केट हमेशा अप डाउन साइडवेज मूव करता है, जो कि 2007 से 2022 में दिखाई दिया। इसका मतलब यदि मार्केट का नॉर्मल मूवमेंट हो तो फिर रीबैलेंसिंग बेहतर है, बिकॉज नॉर्मल मूवमेंट में हमें बिना रीबैलेंसिंग किए हुए 273 रुपए मिले थे, जबकि रीबैलेंसिंग जब किया तो 321 रुपए मिले। इससे एक चीज और समझ में आती है मुझे, यदि मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड बुलिश हो या बियरिश हो, 10 साल तक पूरा बियरिश या 10 साल तक पूरा बुलिश, यदि ऐसा हो तो रीबैलेंसिंग का यह फॉर्मूला काम नहीं करता है। हालांकि लंबे समय तक 10 साल तक 15 साल तक कोई मार्केट को बुलिश में रहना या बियरिश फेज में रहना ये फिजिबल नहीं दिखता है। और यदि ऐसा होता है तो रीबैलेंसिंग इज नॉट सक्सेसफुल। रीबैलेंसिंग इज ऑलवेज सक्सेसफुल, ओनली सक्सेसफुल इन केस ऑफ मार्केट का नॉर्मल मूवमेंट, मींस डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइडवेज, ऑल साइड्स ऑफ मूवमेंट इज देयर। हालांकि हमने यहां माना है कि बैलेंसिंग हमने एक साल में किया, दिसंबर 2007 में किया, 8 में किया, 9 में किया। हालांकि बैलेंसिंग का पीरियड भी कई हो सकते हैं और बैलेंसिंग सॉरी कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे।